नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से हम बात करते हैं। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, हम समानता के अधिकार पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार के अंतर्गत। उसके तहत आने वाले जो आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, उसमें हमने अनुच्छेद 14 को डिस्कस किया था और अनुच्छेद 15 को डिस्कस किया था। मैं इससे संबंधित दूसरा वीडियो कल ही आपके लिए लेकर आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको नहीं कर पाया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसको आगे। अनुच्छेद समानता का अधिकार जो कि हमारा अधूरा रह रहा था, समानता का अधिकार, यह है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें हम अनुच्छेद 14 और 15 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उससे हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आप आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जैसे कि हमने देखा था कि अनुच्छेद जो आपका 15 था उसके 5 भाग थे, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर अनुच्छेद 16 के भी 5 भाग हैं, 5 खंड हैं, ठीक है। एक एक खंड में क्या क्या चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इसलिए इन खंडों पर मैं बात कर रहा हूं। अन्यथा थोड़ा थोड़ा बता के यहां से हम आगे जा सकते थे, लेकिन ये खंड काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, इसलिए इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 16 का खंड 1। खंड 1 क्या कहता है? खंड 1 कहता है इसमें कि राज्य मतलब सरकारें सरकारी नियोजित पदों पर, सरकारी पदों के लिए जितनी भी वैकेंसी जारी करेंगी उसके लिए सभी को एक समान अवसर उपलब्ध करवाएंगी। अर्थात सार्वजनिक नियोजन, जो कि सरकारी नियोजन एक तरीके से आप कहें कि सार्वजनिक नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्राप्त होंगे। सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक नियोजन का मतलब सीधा सीधा यहां पर सरकारी नियोजन से, सार्वजनिक नियोजन के एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 16 का सेक्शन 1 कहता है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए सभी को, क्योंकि आर्टिकल 16 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को, ठीक है। ओनली नागरिकों को, ओनली इंडियन सिटीजन के लिए आर्टिकल 16 है। और उसके खंड 1 में बताया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई वैकेंसी जारी की जाती है, सार्वजनिक पद के नियुक्ति के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, उसके लिए देश के समस्त नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध होंगे। ये बात कही गई आर्टिकल 16 के सेक्शन 1 में। उसके पश्चात 16 का खंड 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 के खंड 2 में, सेक्शन 2 में बोला गया है कि राज्य जब किसी भी सार्वजनिक पद के लिए कोई रिक्वायरमेंट करेगा, सार्वजनिक पद को भरने के लिए, उस पर नियुक्ति के लिए किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ निम्नलिखित 7 चीजों पर, देखिए आर्टिकल 15 में 5 चीजें थी: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको काफी और एक्सटेंड कर दिया गया आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 बामुकाबले आर्टिकल 15 के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 15 में सिर्फ 5 चीजों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया था, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 16 में उसमें 2 चीजें और ज्यादा ऐड कर दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए कि राज्य किन किन चीजों, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश, ये 5 चीजें तो आपके आर्टिकल 15 में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें और कौन कौन सी ऐड की गई हैं? एक तो है उद्भव के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और दूसरा है इसमें निवास स्थान के स्थान पर, निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 16 के 2 में क्या बोला गया है कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ सरकारी नियोजन में, सार्वजनिक नियोजन में नियुक्ति के लिए
धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 का सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 में क्या बोला गया है? सेक्शन 3 में बोला गया है कि राज्य, आर्टिकल 16 के सेक्शन 3 में बोला गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि निर्मित कर सकता है, कोई ऐसे कानून बना सकता है जो कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी हो। ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें इसको, कि मान लेते हैं कि जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि कोई वैकेंसी निकाली तो उसके लिए जो योग्यताएं सुनिश्चित की जाएंगी उसमें वह राज्य का निवासी होना सुनिश्चित कर सकता है कि उस नियुक्ति के लिए जितने भी लोग आवेदन करेंगे या उस पर जो नियुक्त किए जाएंगे वह उत्तर प्रदेश के निवासी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि समस्त भारतीय नागरिकों को वो सारी चीजें ओपन कर दी जाएंगी। तो राज्य को ये यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक नियोजन के लिए योग्यताएं सुनिश्चित कर सकता है वो। ठीक है। और पर्टिकुलर राज्य का निवासी होना वो उसको निश्चित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के नागरिक, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, नागरिक तो वो भारत के ही हैं, तो वह भी उसके लिए कोर्ट में चले जाएं कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं। और ये बात जो है आर्टिकल 16 के 2 में बोली गई है। तो आर्टिकल 16 के 3 में ये बात क्लियर है, सेक्शन 3 में, कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य का निवासी होने की अर्हता सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं हम आर्टिकल 16 का 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि हाँ, इसमें देखें, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा यहां पर किए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 खंड हैं। आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 में 2 खंड हैं। इसमें पहला है ए में क्या बोला गया है? ए में बोला गया है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें, इसके अंतर्गत एससी के लिए या फिर एसटी के लिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा, वो आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के आधार पर ही दिया गया है। ठीक है। हमने आर्टिकल 15 में देखा था, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है। प्रवेश से संबंधित या फिर सीटों को सुरक्षित करने से संबंधित बातें थी। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 16 में जो है सार्वजनिक नियोजन की बात हो रही है, सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर सार्वजनिक नियोजन में एससी, एसटी या फिर ओबीसी, मंडल कमीशन के रिपोर्ट के लागू होने के बाद ओबीसी को भी तो सीटें आरक्षित की जाती हैं सरकारी नौकरियों में, वो आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के आधार पर की जाती हैं। ठीक है। अब इसमें खंड ए, सबसे पहले हम देखते हैं ए में क्या बोला गया है। ए में बोला गया है कि एससी, एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, राज्य की नजरों में यदि इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन यदि नहीं है राज्य की नजरों में, जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं वहां पर इस कैटेगरी के लोग यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। ठीक है। इसको भारतीय संविधान में 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। इसको जो है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के खंड बी में क्या बोला गया है? बी में बोला गया है कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू किया गया है। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड लो। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? देखिए, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड का मतलब यह है कि मान लें कि सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, ठीक है, उसमें जो है एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी जो अभी आरक्षित पदों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया जाएगा आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के आधार पर। ठीक है। और यदि जो सीटें आरक्षित की गई हैं, यदि उस सीटों को नहीं भरा गया है, मतलब उसके लिए या तो फिर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, फिर पर्याप्त मतलब योग्य उम्मीदवार यदि हमको नहीं मिले हैं, तो उस कैटेगरी की जो बची हुई सीटें हैं उनको जो है नेक्स्ट
जब भी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा और वो अलग से एक कोटा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगली वैकेंसी की जो टोटल मान लेते हैं कि जैसे एससी कैटेगरी के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए 21% सीटों को आरक्षित किया जाता है। उसके आधार पर यदि 21% ये पूरी फिलअप नहीं होती हैं तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि इसमें सिर्फ 15% कैंडिडेट ही फिलअप नहीं होते हैं और बाकी 6% कैंडिडेट, इसमें 6% सीटें खाली रह जाती हैं। तो इन 6% सीटों को अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा और वो अगली जो 21% होंगी वो उनसे अलग होंगी। इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में। ठीक है, 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका आर्टिकल 16 का सेक्शन 4, ये सारी चीजें क्लियर है। उसके तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम आर्टिकल 16 का सेक्शन 5 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का 5 कहता है कि राज्य ऐसी विधियां बना सकता है, राज्य के लिए ऐसी, राज्य कुछ ऐसी संस्थाओं के लिए जो कि धार्मिक रूप से प्रतिनिधित्व करेंगी, जो कि धार्मिक संस्थाएं होंगी या फिर सांप्रदायिक संस्थाएं होंगी, जैसे कि वक्फ बोर्ड होते हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित, या फिर हिंदू धर्म के मठ होते हैं। ठीक है, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे या उसकी कोई भी अन्य पदाधिकारी के लिए पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों को ही योग्य माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी विधियां राज्य के द्वारा आर्टिकल 16 के सेक्शन 5 के द्वारा बनाई जा सकती हैं। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल नेक्स्ट, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया है। अस्पृश्यता का अंत मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ या किसी भी अन्य विदेशी के साथ भी अस्पृश्यता जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम संसद ने पास किया था। ये किया था 1955 में। इसके तहत क्या बोला गया था? इसके तहत बोला गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसी हरकत करता है, छुआछूत जैसा व्यवहार करता है, तो उसके लिए उसको 500 रुपये जुर्माना, ठीक है, या फिर 6 माह की सजा, 6 माह का कारावास, या फिर दोनों उसको दंड के रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत। तो इसी का नाम 1976 में बदल दिया गया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का इसका नाम कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 76 में इसका नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 17 है। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 18 क्या कहता है। आज हम समानता का अधिकार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विस्तार जो है पाया जाता है 19 से 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 18 के अनुसार क्या चीजें हैं? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक, उसका सेक्शन 1 ही क्या बोलता है? आर्टिकल 18 का सेक्शन 1 ही इंपोर्टेंट है। उसमें बोला गया है कि राज्य शिक्षा या फिर विद्या और सेना, मिलिट्री के अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि, कोई सम्मान किसी भी नागरिक को प्राप्त या विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं कराएगी। ठीक है, शिक्षा या सेना, शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका आर्टिकल 18।
कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो उसको कोई सम्मान या फिर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा समानता का अधिकार था। आर्टिकल 14 और 15 जो है हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। इस क्लास में हम अनुच्छेद 16, 17, अनुच्छेद 18 के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। धन्यवाद।